नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। संदेश खाली ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का एक कस्बा है। ये बांग्लादेश की सीमा से लगी हुई एक जगह है। बीते कुछ दिनों से ये नाम काफी सुर्खियों में है। दरअसल यहाँ की महिलाओं के गंभीर आरोप टीएमसी के कद्दावर नेता पर हैं। मारपीट, धमकाना, जमीन हथियाने, महिलाओं से जबरदस्ती जैसे तमाम आरोप टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर है। कुछ दिन पहले इनके ठिकानों पर ईडी भी कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन ईडी अधिकारियों से मारपीट कर उन्हें भगा दिया गया था। एक के बाद एक कई घटनाक्रम हुए और मामले में तूल पकड़ता चला गया। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके अलावा संदेश खाली पर जमकर सियासी संग्राम भी मचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की याचिका खारिज कर दी। उधर कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को शेख शाह की गिरफ्तारी न होने पर फटकार लगाई है। बीजेपी और टीएमसी में जमकर सियासत है, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक संदेश खाली का संदेश ठीक से मिलेगा। संदेश खाली में शांति भंग पर साजिश और सियासत कब शांत होगी और हाईकोर्ट की फटकार के बाद ममता सरकार क्या एक्शन लेगी और संदेश खाली में सियासी संग्राम कब खत्म होगा और यहां अच्छे दिन कब आएंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संदेश खाली का तूल कटघरे में, तृणमूल में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर जितना बवाल है उतना ही सियासी उबाल भी है। बीते 10 दिन से संदेश खाली इलाका तनाव में है। यहाँ टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। शेख पर ईडी की टीम पर हमले का भी आरोप है। शाहजहां राशन घोटाले मामले में ईडी की रेड के बाद से फरार हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा ने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा और आरएसएस पर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही हैं। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को संदेश खाली पहुंचे और पुलिस द्वारा रोके जाने पर धरने पर बैठ गए। तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बृंदा करात भी संदेश खाली जाने पर अड़ी रहीं। हम लोग आए थे यहाँ संदेश खाली में महिलाओं से मिलने के लिए, क्योंकि महिलाओं ने हमें बुलाया है कि आप आइए, हमसे मिलिए। हमारे साथ जबरदस्त अत्याचार हुआ है। टीएमसी ऑफिस में टीएमसी की गुंडा वाहिनी ने रात को हमें बुलाकर हमारे साथ यौन अत्याचार किया। हम लोग यहाँ आए। कल कलकत्ते हाईकोर्ट ने 144 धारा उठा दिया, लेकिन आज जब हमारे पुलिस कह रही है कि शांति भंग होगा, तो उस समय शांति भंग नहीं हुआ। ममता बनर्जी के साथ मिला हुआ है। ममता बनर्जी खास करके हिंदू जो हमारी रिफ्यूजी है, बांग्लादेश से रिलीजियस ग्राउंड में घर बार छोड़ के भाग के आया है, उसका वोट तोड़ने का कोशिश कर रहा है। मुतुआ संप्रदाय का वोट तोड़ने का कोशिश कर रहा है। उधर मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां समस्या की जड़ है, उसे अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका है। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती तौर पर यह साफ है कि टीएमसी नेता शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया। जिस शाहजहां पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप हैं, वो पुलिस की पहुंच से बाहर क्यों है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले की सीबीआई जांच की। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, इसलिए फैसला भी हाईकोर्ट ही देगा। अब संदेश खाली विवाद ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। संदेश खाली का मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। बीजेपी ने टीएमसी पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया है।
तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर विवाद को भड़काने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले मामला तूल पकड़े हुए है, आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब संदेश खाली का मुद्दा और क्या क्या राजनीतिक रंग दिखाता है। स्पेशल डेस्क, स्वदेश न्यूज। संदेश खाली के मुद्दे ने पूरे देश को हिला डाला है, लेकिन अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद क्या ममता सरकार यहां पर जिस तरह से लगातार पहले वो बीजेपी और आरएसएस पर षड्यंत्र करने का यहां पर आरोप लगा रही थी, क्या अब वो पूरी तरह से जागेगी और वहां पर जो मजलूम है, जो पीड़ित है, वो न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको न्याय मिल पाएगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता पश्चिम बंगाल से अजय अग्निहोत्री जी, टीएमसी प्रवक्ता पश्चिम बंगाल से एहतेशाम उल हक जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से मयंक शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से अरविंद खोखर जी, पूर्वी डीएसपी नरेश शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले एहतेशाम उल हक जी, जिस तरह से आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस यहां पर षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जिस तरह से शुरुआती दौर में अगर देखें तो यहां पर साफ समझ में आता है कि जो टीएमसी के नेता हैं शाहजहां, वो यहां पर उत्पीड़न कर रहे थे और उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये भी सवाल यहां पर किया। तो जो आप लगातार बीजेपी आरएसएस पर आरोप लगा रहे थे, अब तो ये साफ हो गया है कि आपके नेता ने यहां पर गड़बड़ किया है और आपके नेता ने यहां पर जुल्म किया है। सबसे पहले नमस्कार तमाम जितने भी हमारे बैठे हुए हैं हमारे मित्र बंधु, और मैं आप जो शाहजहां के विषय में मैं आपसे पूरे अवगत होना चाहता हूं कि जो आज कोर्ट का जो आपने बात कही, तो हमारी पार्टी देखिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो पिछले हमारे 2011 से हमारे रियासत बंगाल में बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक हमारे राज्य को चल रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आरएसएस के एक ऐसे हुक्म से, आरएसएस के निर्देश पे हमारी पार्टी जो 2021 में इन्होंने कहा था कि अब की बार 200 के पार, तो जिस तरह से हिंदी में मैं कहता हूं कि क्रिश्चियानी बिल्ली खंबन होते, वही बात है कि हमारी सरकार को बदनाम करने की एक लंबी। एहतेशाम उल हक जी, मुझे बताइए कि उन महिलाओं को फिर यहाँ पर न्याय कैसे मिलेगा? अगर आप पहले से अगर आप ये बोलना शुरू कर दे रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस की साजिश है, हाईकोर्ट भी इसमें फटकार लगा चुका है आपको, आप अभी भी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। बैठे हुआ है, हम लोग शाहजहां के फेवर में नहीं है, हम लोग भी शाहजहां के एजेंट में। हाँ, तो ये बोलिए ना कि शाहजहां ने जो गलत किया उसको हम सजा देंगे, हम हाईकोर्ट की बात को मानते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अरे गिरफ्तारी हमारी पुलिस जो है, हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, लगी हुई है, जरूर समय आने पर वो गिरफ्तार होगा, लेकिन इस हिसाब से 2 तो अरेस्ट हुआ है, 2 आदमी तो अरेस्ट हुआ है, उसके जो सहयोगी थे शाहजहां शेख के 2 तो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। तो आप ऐसे बात नहीं समझिए कि हमारी सरकार जो है इस पर आप कह रहे हैं कि समय आने पर उनकी गिरफ्तारी होगी। क्या टीएमसी समय तय करेगी? टीएमसी समय तय करेगी कब उनकी गिरफ्तारी होनी है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी इतना बड़ा इशू कर रहा है। आज देखिए शुभेंदु अधिकारी समझ लिए कि डे पर डे समझ लिए वहां जाकर के। एहतेशाम जी, लेकिन आपने कहा समय आने पर उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या इसलिए आप लोग की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है अभी तक के? किसी खास समय का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? इन्हें जाने नहीं दिया गया, जिन्हें जाने नहीं दिया गया। आपको क्यों नहीं ये मुद्दा उठाना चाहिए? हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, मणिपुर वो उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? लेकिन यहाँ बंगाल एक मणिपुर के ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम बंगाल के ऊपर चर्चा करें, आज हम संदेश खाली के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं है उनकी, और आप कह रहे हैं समय आने पर गिरफ्तारी होगी। क्या टीएमसी की जो पुलिस है इसलिए अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही? किसी खास समय की बात कर रही है यहाँ पर? आप कह रहे हैं समय आने पर उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या टीएमसी किसी समय का इंतजार कर रही है इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई अभी तक?
उनका केस रजिस्टर्ड हो चुका है, बहुत जल्द अरेस्ट होगा। हम लोग पूरी तौर पर हम लोग उनको अरेस्ट के हम लोग हमारी पुलिस जो है उनको अरेस्ट बहुत जल्द करेगा। ये आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग उसके हिमायत में नहीं है, हम लोग उसकी इस फेवर में नहीं है। और हमारी पार्टी जो है तृणमूल, टीएमसी, टी फॉर टेम्पल, एम फॉर मॉस और सी फॉर चर्च, समझ लिए ये एक तरह का एकता का समझ लिए ये एक ऐसा राज्य है जिस तरह से गंगा जमुना सरस्वती का मिलन अगर इलाहाबाद में होता है तो ये संगम की राज्य कहा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन यहाँ जो है हम लोग एक भाई की तरह रहते हैं, एक कम्युनिटी की तरह बन के रहते हैं। कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि वो नमाज में भी, रेड रोड में भी आती है। वो समझ लिए कि जब बड़ा दिन होता है उसमें भी आती है, तो वो हमारी सेक्युलर नेत्री है। तो ये सब समझना होगा हम लोगों को। पूजा करने का जो दुर्गा पूजा इतना बड़ा मनाओ का दुर्गा पूजा समझ लिए हम लोग सभी मिलजुल के करते हैं। तो शाहजहां का विषय लेकर के इतना इस तरह से तांडव मचा दिया, एक तरह से समझ लिए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हम लोग तो हमारी पूरी जो प्रशासन है वहाँ सक्रिय है और वहाँ पे हम लोग जबरदस्त तरीके से एक तो सक्रिय है। लेकिन बताइए किस तरह से वहां पर आपकी सरकार और पुलिस सक्रिय है कि जो मुख्य आरोपी है उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अजय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखिए हमारी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा आपके पास। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द, देखिए हम लोग दोषी के ठीक है, आप कह रहे हैं कोशिश करें, ठीक है। लगता है अजय जी को आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मयंक शर्मा जी, आप भले इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं साथ में है टीएमसी के, हालांकि सीट शेयरिंग पर बात नहीं मुझसे कि इसलिए आप लोग दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे बंगाल में, लेकिन वहां पर जिस तरह का ये मुद्दा है आप लोग भी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। आपके जो नेता अधीर रंजन चौधरी वो तो कह रहे हैं कि राज्यपाल शासन लगा देना चाहिए। देखिए, हम सभी को समझना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है और वहां पर जब महिला आवाज उठाती हैं तो उनकी आवाज को दबाने का कार्य करते हैं। तो जो लोकतंत्र का ये हवाला देते हैं, उस लोकतंत्र को तो लीकतंत्र होते हुए हम लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज, जो व्यक्ति सीआरपीएफ और ईडी पर पत्थर बरसाए, उन पर हमला करवाए, उस आदमी पर भला वहां के लोग कैसे भरोसा करेंगे? उससे कितना भय खाते होंगे वहां के लोग। साहू जी, एक चीज मैं देख रहा था, मैं अभी उसके बारे में पढ़ रहा था, तो जब महिलाएं जो अपनी बात रख रही थी ना न्यूज में आके, वो ये बोल रही थी कि अब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरा चेहरा मत दिखाना। वो डर का माहौल आज पश्चिम बंगाल में है। हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जाते हैं, उनको जाने नहीं दिया जाता। और ये लोकतंत्र का हवाला देने वाली मुख्यमंत्री आज चुप क्यों है? उन्हीं के पार्टी के संदेशखाली यूनिट के जो प्रेसिडेंट हैं और शायद फिशरीज के भी ये इंचार्ज है, उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े आरोप हैं, लेकिन ममता जी ने एक बार भी इसको आके नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को लीकतंत्र होते हुए देखा जा रहा है। ये बंगाल ही नहीं, पूरे देश में, चाहे भाजपा की बात करूं या टीएमसी की बात करूं, ये दोनों एक तरीके से लोकतंत्र को लीकतंत्र होते हुए। लेकिन जिस तरह से आप लोग अभी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लगातार आप लोग आक्रामक हैं टीएमसी के ऊपर। अभी कुछ हफ्ते पहले ही आप लोग गठबंधन करने में लगे हुए थे, सीट शेयरिंग में लगे हुए थे। जी साहू जी, बिल्कुल उस बात को हम मानते हैं। और देखिए, हम गठबंधन किससे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उदाहरण मैं आपको पहले दूं, जिस भाजपा ने नीतीश कुमार को गलत बोला, आज वो नीतीश कुमार के साथ हैं। देखिए, हम गठबंधन करना चाहते थे भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती थी, तानाशाही लाना चाहती थी। लेकिन एक पार्टी जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, आप दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं जो राज्य में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। ये तो बड़ा मतलब हास्यास्पद बात हो रही है यहाँ पर। साहू जी मेरे को सुनिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उसी तरीके से बंगाल में भी यही कार्य हो रहा है। और हमारा आला कमान, आज भी हमारी मीटिंग चली है और आला कमान चाहता है कि हम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन ना करें। आप कह रहे हैं ना करें, वो तो पहले ही मना कर चुकी हैं कि हम अकेले लड़ने वाले। और मुझे लगता है अगर आप सीट शेयरिंग हो चुकी होती है तो यहाँ पर बदले हुए सुर दिखाई देते आप लोग के। ठीक है, चलिए अरविंद खोखर जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अभी पूरा मामला आ रहा है, लेकिन क्या ये वाकई राजनीति से प्रेरित है?
अगर बहुत वहां पर इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, महिलाएं सामने आ रही है, लेकिन उसको सिर्फ ये कह देना कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है, बीजेपी आरएसएस वाले राजनीति कर रहे हैं, इसमें तो मुझे लग रहा है अब शायद इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए जिस तरह से टीएमसी के नेता बात करें, क्योंकि इसमें अब कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हैं, इसमें सीपीआईएम के नेता विरोध कर रहे हैं। अब तो हाईकोर्ट भी कह चुका है कि प्रथम दृष्टया यहां पर सामने आता है कि जो टीएमसी के नेता है वो वहां पर उत्पीड़न कर रहे थे महिलाओं का और वहां पर जमीनों को कब्जा कर रहे थे और उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, और सिर्फ इसको राजनीति का नाम देकर आप इस अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो जी अरविंद जी। जगह का नाम भले ही संदेश खाली हो, लेकिन जो यहाँ से सामाजिक और जो राजनीतिक संदेश निकल रहे हैं वो बेहद भरे हुए हैं। देखिए आज के दौर में कहीं पर भी इस तरह की घटना होना किसी समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है कि जहाँ औरतों को अपनी जागीर समझा जा रहा है, घरों से जिस तरह के आरोप है कि चुन चुन करके जो है वहां से उनको बुलाया जाता था, निशान लगाया जाता था, ऐसा तो शायद मुगल काल में भी इतना दुर्दांत व्यवहार शायद महिलाओं के साथ ना हुआ हो। तो सामाजिक रूप से तो बेहद ये चिंताजनक बात है कि आज भी दौर में ऐसी स्थिति है। और उससे ज्यादा चिंताजनक बात है जिस राज्य की ये बात आ रही है वहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है और जो बेहद जुझारू महिला मानी जाती है। और ये भी एक लगभग तय है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरे मुद्दे को शुरुआत से लेकर के अब तक टैकल करने की कोशिश की और राजनीतिक रूप से वो गलती कर बैठी और इसका एहसास शायद टीएमसी को हो चुका है। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी जिद्दी स्वभाव की है और आसानी से अपनी गलती ना मानती है ना झुकती है, तो वो जो लिपापोती चल रही है उसमें टीएमसी इसमें और फंसती जा रही है। देखिए जो ये सामाजिक, तो मैंने आपको बता दिया कि जो राजनीतिक की जो बात है, देखिए जो पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक जो परिदृश्य है वो हमेशा से ही, जब वहां पे जो वामपंथ की सरकार होती थी तब से लेकर के अब तक ममता बनर्जी खुद उनके खिलाफ संघर्ष करके वहां तक पहुंची है। तो वहां की राजनीति में जो खूनी रंजिश है बहुत आम बात है जो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है। हालांकि वहां के लोग बड़े सभ्य माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि राजनीतिक रूप से ज्यादा चेतना है तो वहां की राजनीति में खून खराबा जम करके होता है। आपको बताओ कुछ समय पहले जो वहां पे पंचायत चुनाव हुए थे, वहां पे तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके सामने बहुत सारी जगह तो सामने पर्चा तक भरने की हिम्मत कोई प्रत्याशी नहीं कर पाया था, कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, हिम्मत भी नहीं कर पाया था। तो वहां राजनीतिक रूप से टीएमसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि पहले भी राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए वो हिंसा का सहारा लेती है। लोग जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद जो बीजेपी समर्थक जो नेता थे उनके घर तक जलाने के आरोप लगे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या तक हुई है। तो ये तो राजनीतिक रूप से, देखिए विपक्ष में बीजेपी जो है राजनीतिक वहां पे विपक्ष में है पश्चिम बंगाल में, तो ये तो विपक्ष का फर्ज है किसी भी तरह की जो घटना हो उसको उठाए। हालांकि ये दुर्भाग्य है कि इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन विपक्ष का काम ही यही होता है कि उसको उठाया जाए। और देखिए बीजेपी इसके साथ साथ राजनीतिक पहलू ये भी है कि जो पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में वोट शेयर का अंतर सिर्फ 3% रहा था। अगर वो 3%, 43% के करीब जो है ये टीएमसी रही थी और 40% के करीब बीजेपी रही थी। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 3% किसी तरह से अगर ये गैप हो जाए, कम हो जाए, तो जो बीजेपी का जो बार बार जो कहा जा रहा है 370 का जो आंकड़ा है वो इसमें छुआ जा सकता है। क्योंकि देखो राजनीतिक रूप से इस घटना का लाभ बीजेपी को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, तो लगभग तय है। हालांकि दुर्भाग्य इस तरह की घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ जो मसला है ये बेहद गंभीर होता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर टीएमसी सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आरोपी हैं उस आरोपी को गिरफ्तार करें, यहाँ पर सख्त सजा मिले, और जो महिलाएं वहां पर है जिस तरह से डरी सहमी हुई है, ताकि यहाँ पर सरकार के ऊपर एक विश्वास बन सके कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो टीएमसी की सरकार साथ में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए। बलराज मलिक जी, जिस तरह से हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक सख्त टिप्पणी की है, इस टिप्पणी को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है क्या असर यहाँ पर दिखाई देगा? सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच के सामने ये केस लगा था उसमें दोनों जजों की विश्वसनीयता देश में बहुत ऊंचे स्तर की है। उनकी टिप्पणी करने के बाद हाई कोर्ट की हिम्मत नहीं होगी इस केस के साथ कोई गड़बड़ करे। हालांकि हाई कोर्ट ने खुद सो मोटो एक्शन लिया है, ना वो फेवर में जा सकती ना वो अगेंस्ट जा सकती। हाई कोर्ट ने खुद यहाँ पर सख्त टिप्पणी की है कि प्रथम दृष्टया लगता है कि जो नेता है वो वहां पर जिस तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं और लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आजकल काम कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में हो, चाहे आज वो चंडीगढ़ के मेयर का जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इलेक्टेड घोषित कर दिया। देश में बड़ा फ्रॉड चल रहा था, लोग जीत जाते थे और फिर 5 साल तक मुकदमे लड़ते रहो जब तक सत्ता में बने रहो। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोल दिया है, जो गड़बड़ करेगा वो अधिकारी भी अंदर जाएगा और जिसके साथ गड़बड़ होगी उसको निर्वाचित घोषित भी किया जाएगा। फ्यूचर में इस देश के लिए बहुत बड़ा फैसला हुआ है। और रही बात ग्राफ बीजेपी का और आरएसएस का, देश में सबसे नीचे स्तर पे गया हुआ है। ये हिंदू मुसलमान करने का जहां भी चांस मिलता है वहां विभाजनकारी राजनीति करने से बाद नहीं आते। पूरे देश में मैसेज है, पूरी जुडिशरी में ये मैसेज है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां हालांकि ऐसा करती हैं, मगर आज के दिन गोल्ड मेडलिस्ट देश को विभाजन करने में और हिंदू मुसलमान की राजनीति और उसको इलेक्शन में अपने फेवर में करने के लिए कोई गोल्ड मेडलिस्ट है तो ठीक है। लेकिन अगर इस मामले में अगर कह रहे हैं बीजेपी नहीं,
कांग्रेस भी, सीपीआई भी इस मुद्दे को उठा रही है, तो अगर कुछ गलत हो रहा है राज्य में, अगर कोई राजनीतिक पार्टी उस मुद्दे को उठा रही है, अच्छा तो आप है, उसको राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं? विपक्षी पार्टी वो तो उठाएगी ना इस तरह के मुद्दे को, ठीक है। अगर लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी, अगर मैं कानूनी बात की बात करूं, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ध्यान दे रहा है और हाईकोर्ट ने भी सख्त फटकार लगाई है, तो आपको लगता है कि जो प्रशासनिक अमला वहां पर सख्ती बरतेगा? और जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि सरकार के फेवर में काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब यहां पर एक मजबूती दिखाई देगी। नहीं, मजबूती दिखाई देगी। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बाद ही खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उस आरोपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी का खुले सांड की तरह घूमता रहा, इस देश में घूम रहा है, उसको गिरफ्तार करने के लिए देश चिल्लाता रहा, देश की बहन बेटियां, देश की औरतें डिमांड करती रही। और आज ये जो पश्चिम बंगाल में जो बात इस तरह की कर रहे हैं, उनको ये बात करने में शर्म आनी चाहिए। परंतु नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस मुद्दे को जरूर उठाना चाहिए। और हाँ, ठीक है, जिस तरह से आप जो जिक्र कर रहे हैं, हर मुद्दे पे यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, और यहाँ पर जिस तरह से कोर्ट और हर मुद्दे पे न्याय मिलना चाहिए, यहाँ पर सख्त टिप्पणी की, हमको लगता है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सख्ती जरूर बरती जाएगी। माफी चाहूंगा, फिलहाल नरेश शर्मा जी, पूर्व डीएसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश शर्मा जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अब एक हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है कि अभी तक जो आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन की अगर बात कर लें, ऐसा कहा जाता है कि अगर पुलिस प्रशासन को सब पता रहता है कि कौन छोटा मोटा चोर या बड़ा आरोपी, सब पता रहता कौन कहां है और किस तरह की चोरी हो रही है, कहां पर क्या कुछ हो रहा है। पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो कोई वहां पर आरोपी इस तरह से भाग नहीं सकता। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहां पर जिस तरह से बात सामने आ रही है, क्या उसकी जो जिम्मेदारी यहां पर वो पूरी तरह से नहीं निभा पा रहा है? अगर पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाता तो संदेश खाली में जो ये माहौल गर्मा गया है, जो घटना हुई है, ये भी नहीं होती। सरकारों का किस तरह से असर पड़ता है इस तरह के मामलों में? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा आपको कि चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, क्राइम प्रिवेंशन की बात हो, या इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा हो, इन सभी मामलों में पुलिस को प्रीजज नहीं होना चाहिए, भी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकरण का अनुसंधान या किसी भी अपराध की रोकथाम या कानून व्यवस्था को जब भी उनको स्थापित करना हो, तो उनको पूर्वग्रहित नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ इस प्रकार का निर्मित हो गया है कुछ वर्षों से, कि चाहे वो बिल्किस बानो का प्रकरण हो, चाहे हाथरस प्रकरण हो, महिला पहलवानों का प्रकरण हो, संदेश खाली का ही प्रकरण देख लीजिए, मणिपुर की घटना है, जीप से कुचलने का प्रकरण, या एनआरसी का विवाद, सीएए का विवाद, आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, अनुच्छेद 370, ये सब मामलों में और अनेक मामलों में राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है। जो पुलिस वर्किंग होती है, डेफिनेटली इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पुलिस की जो वर्किंग होती है वो वहां की स्थानीय शासन के अधीनस्थ और उनकी मंशा के अनुसार कई बार होती है। अब देखिए, संदेश खाली जो जिला है, जिला उत्तर 24 परगना के अंतर्गत है, बहुत दूर नहीं है, कलकत्ता से 80 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात सही है कि गंगा डेल्टा के मैदानी इलाके में है, वहां नाव से भी जाने की आवश्यकता पड़ती है, पुलिस वहां जा नहीं पाती। वहां 72% हिंदू रहते हैं, हिंदू आदिवासी, और शेष मुस्लिम लोग रहते हैं वहां पे। ये ध्रुवीकरण करना या मुस्लिम हिंदू करना, इस प्रकार की बातों का इन्वेस्टिगेशन या क्राइम प्रिवेंशन पे असर नहीं होना चाहिए। ये अभी का नहीं है, आप तो अभी 5 जनवरी से थोड़ा सा प्रकाश में आ गए मामला और थोड़ा तीव्र गति प्राप्त कर ली इसने। क्या कारण है कि महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहा है तथाकथित रूप से, उनका शोषण हो रहा है तथाकथित रूप से, और ये शेख शाहजहां वहां पे अपनी सेना बना के बैठा हुआ। शेख शाहजहां की सेना शिबू हाजरा भूमाफिया के रूप में बैठा है, तमाम लोगों की भूमियों पे कब्जा कर रहा है। कहीं वो अपने बगीचे बना रहा है, कहीं फार्म हाउस बना रहा है, कहीं पोल्ट्री फार्म बना रहा है। और गवर्नमेंट कर क्या रही है? अच्छी गवर्नमेंट और पुलिस क्या कर रही है? अब आप कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करा लो, एनआईए से जांच करा लो। जहाँ टेरर एंगल होता है वहां एनआईए को जांच करना चाहिए। जहाँ कोई राष्ट्रीय स्तर की बात हो वहाँ सीबीआई को जांच करना चाहिए। डेफिनेटली शासन चाहे तो उन लोगों को वहां जांच करना चाहिए। स्थानीय पुलिस को बड़ा ईमानदार जांच होना चाहिए। स्थानीय पुलिस कोई भी क्रिमिनल किसी धर्म को बिलोंग नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन में किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी संप्रदाय को लेकर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हमारी विधान की मंशा है कि न्याय का शासन हो। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि न्यायाधीश का शासन नहीं हो, विधान का शासन हो, विधायिका का शासन न हो, पुलिस का शासन तो कदापि नहीं होना चाहिए। तो ममता बनर्जी वहां चीफ मिनिस्टर, वो महिला चीफ मिनिस्टर है,
उनको इस संवेदनशील मुद्दे को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा आज जजमेंट दिया उन्होंने जो टिप्पणी की वो बहुत अच्छी की कि इसको भाई आप मणिपुर से इसकी तुलना मत करिए। इसकी सीबीआई और एनआईए और एफआईटी से जांच के बारे में आपको जो कुछ भी कहना आप वापस जाइए हाईकोर्ट। और जैसा भी एक महानुभाव ने कहा कि हाईकोर्ट की हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं हमारे चीफ साहब, उनकी बातों को काटने की भी कोर्ट की किसी भी हाईकोर्ट की हिम्मत नहीं है, क्योंकि से सब वाकिफ है वो किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार की वो कानून सम्मत उनके विषय रहते हैं, उससे सब भली भांति परिचित है। ये शेख शाहजहां ने अपहरण किया, तथाकथित रूप से बलात्कार किया, और उसका जो परिषद का अध्यक्ष है, क्या सरदार है कोई, क्या नाम है उसका, वो भी गुंडागर्दी पे माता है लगातार, उसकी उत्तम सुधार, इन दोनों की तो गिरफ्तारी ठीक है, लेकिन इसमें साफ है कि पुलिस को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी उसने यहाँ पर नहीं निभाई, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जिम्मेदारी अगर निभाई होती तो ये मामला इस तरह का इतना तूल नहीं पकड़ता। ठीक है आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए, ठीक है आरपी श्रीवास्तव, देखिए इस पर तो तमाम बातें होती रहेंगी, क्योंकि जहां पे भी राज्य सरकारें रहती हैं पुलिस उनके अधीन रहती है, तो जो राज्य की पुलिस है वो तो कहीं ना कहीं सरकार के हिसाब से काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर जिस तरह से मामला है, क्या वाकई यहां पर ममता बनर्जी के लिए अब आफत की बात आ गई, जिस तरह से संदेश खाली में सियासत शुरू हो गई है? देखिए सियासत तो शुरू हो चुकी है, और जहां तक पक्ष और विपक्ष का सवाल है, हमेशा से ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगातार टकराव हो रहा है, चाहे पंचायत चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा, ये टकराव दोनों के बीच में होता रहा। अक्सर बहुत सारी राजनीतिक हत्याएं भी हो गई, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही। अब सवाल दो चीज़ों का है, आपने देखा घटनाक्रम देखिए आप, जिस दिन ईडी ने शाहजहां के घर पर दबिश डाली, उस दिन क्या हुआ कि उसने जो है वहाँ पर ईडी की टीम के ऊपर पथराव हो जाता है, और वो भी एक एफआईआर भी दर्ज कर देता है उस टीम के खिलाफ। देखिए एक सेंट्रल एजेंसी है, उसके खिलाफ अगर इस तरह की हिमाकत करता है तो निश्चित रूप से बड़ी गंभीर बात है। एक तो ये बात है, दूसरे ये है कि जो महिलाएं, उसके बाद हमको लगता है कि संदेश खाली में होगा नहीं, फरार हो गया होगा, और पुलिस भी इसीलिए नहीं पकड़ पा रही कि कहीं हो सकता है बांग्लादेश चला गया हो, कहीं भी चला गया हो। सवाल ये उठता है कि जो ईडी का मामला था, जो राशन घोटाले का मामला था, उसमें जो प्रदेश सरकार भी कटघरे में खड़ा होती, तो हमें लगता है वो भाग गया। और भागने के बाद जब स्थानीय पुलिस में जब ये सारी जिस तरह के अपराध सामने आए, महिलाओं के साथ शोषण जो बड़ा गंभीर अपराध है, और बाकी ज़मीन का कब्जा करना और सब बातें हैं, तो इन पर कहीं न कहीं जो है तृणमूल कांग्रेस कहीं कटघरे में खड़ी होती है। हमें लगता है कि वो भाग गया है और पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ स्थानीय प्रशासन जो भी है, वहाँ की स्थानीय पुलिस है, तो वो अरेस्ट नहीं कर पाई। अब वो अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी हम तृणमूल कांग्रेस के साथी से सुन रहे थे कि जल्दी अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन अरेस्ट होने की संभावना कम लगती है। और अभी देखिए लोकसभा चुनाव आने वाला है, और निश्चित रूप से अगर वो आता है, पकड़ा जाता है, तो जब उसका अरेस्टिंग होगी तो उसे जो है ईडी भी जो है वारंट भेज के अपने कब्जे में कर लेगी, तो बहुत सारे खुलासे होंगे। तो शायद एक वजह ये भी होगी कि स्थानीय प्रशासन डील दे रहा होगा। अब रही बात ये कि जो व्यवस्था है, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस और इवन सीपीएम, सारे दल जो हैं उनके खिलाफ लामबंद हो गए। तो सही बात है कि पिछले दिनों में जिस तरह से ममता बनर्जी पूरी 2011 से आज की डेट में सरकार में हैं, उनको निश्चित रूप से टारगेट वहीं पर हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, अभी वो इंडिया गठबंधन में पता नहीं शामिल है, सीट शेयरिंग हो भी नहीं पाई, हो सकता है अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने दम भी भर लिया। लेकिन ये बात तय है कि ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सीबीआई और एसआईटी को मना किया है, और वहाँ की स्थानीय पुलिस पर जो है उनके द्वारा जांच कराने की बात करी गई है, तो ये एक तरह से देखना होगा कि ममता सरकार को अगर क्लीन चिट लेना है तो उस अपराधी का गिरफ्तार होना जरूरी है। अब गिरफ्तार होने के बाद उनके ऊपर किस तरह की परिस्थितियां आती हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर आरोपी है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है, कहीं भागा हुआ है, तो शक तो और यहाँ पर गहरा जाता है। ठीक है, हमारे साथ संकेत गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संकेत जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे संदेश खाली जाने को लेकर, लेकिन आपके नेता नहीं जा पा रहे थे, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर आपको जाने का वहां पर मौका मिला। लेकिन अभी भी टीएमसी के नेता कह रहे हैं, टीएमसी की सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं जो साजिश है उसके सूत्रधार आप ही हैं, बीजेपी आरएसएस है। देखिए, इस देश को देवी की धरती कहा जाता है, और मां काली की धरती बंगाल, जहां सिर्फ एक लेडी मुख्यमंत्री है,
वहां पर औरतों के ऊपर इस तरह का अत्याचार, इस तरह की अराजकता और जिस तरह का आतंक वहां की स्थानीय पुलिस ने एक अपराधी को बचाने के लिए किया है, वो बहुत ही शर्मनाक है। वहां पर एनसीडब्ल्यू का जब ग्रुप जाता है तो एनसीडब्ल्यू के ग्रुप की फाइंडिंग क्या है वो आप अगर सुनेंगे तो आपकी रूह कांपेगी। वहां पर जिस तरह लेडीज के जो इंटरव्यू हुए हैं और उन्होंने कहा है कि गन पॉइंट पे टीएमसी के कार्यकर्ता हमारे साथ गलत हरकत अपने ऑफिसों में करते हैं और ममता बनर्जी के पास सुध नहीं है कि वहां पर औरत के साथ जब ऐसी शर्मनाक घटना होती है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास उन औरतों की पीड़ा को सुनने का वक्त नहीं है। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आती है कि बंगाल जो धरती रही है, जहां से इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, वहां पर एक ऐसे मुख्यमंत्री का राज है जो औरत होते हुए भी औरत की अस्मिता के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। और वहां की जो पुलिस के ऊपर जो आज की टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय की आई है, वो टिप्पणी बिल्कुल ठीक है। उस स्थानीय पुलिस को वहां पर काम करना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं ममता सरकार से कि क्या लगता है शेख उनका, क्या शेख शाहजहां को बचाने के लिए बंगाल की औरतों के साथ इतना बुरा जो अत्याचार हो रहा है उसका भी फेवर ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है, ममता बनर्जी सत्ता के नशे में सब कुछ भूल चुकी हैं और आज किसी बंगाल की बेटी की अस्मिता की कोई चिंता ममता बनर्जी को नहीं है। वो भ्रष्टाचार और रुपए पैसे की अंधी इस तरह अंधी हो गई है कि उनको कुछ नजर नहीं आता कि इस समय बंगाल की धरती पर जो आतंक मचा हुआ है टीएमसी के कार्यकर्ताओं का और स्थानीय पुलिस जिस तरह उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है, उससे पूरा देश आज लज्जित हो रहा है। आज बंगाल की इन महिलाओं के जब आप इंटरव्यू सुन रहे हो, ये आपके माध्यम से भी मैंने कई बार देखा है कि आपके चैनल के लोग वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। महिलाओं की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को देखकर आंसू छलकते हैं यहाँ के लोगों के। मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से कि क्या उन्हें मॉरली आज अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जिस तरह आज उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ये बात पूरी तरह हो गई क्लियर। ठीक है, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के नेता और टीएमसी की सरकार कह रही है कि बीजेपी आरएसएस की साजिश है। ठीक है, पॉलिटिकली किया हुआ कोई भी ठीक है संकेत जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। ठीक है, समय मेरे पास कम है, मैं थोड़ा सबके पास जाना चाहूंगा। हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बंगाल की बेटी को बचाइए। वहां की स्थानीय पुलिस ऐसे अराजक लोगों से मेरे बंगाल की बहनों को और वो इस तरह की जो बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समय कम है। देखिए, गिरफ्तारी अगर नहीं हो रही शाहजहां की, बात सुन लीजिए पहले। नहीं, मेरा सवाल भी ले लीजिए, अपनी बात आप रख दीजिएगा, अपनी बात आप रख दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी इस मामला को इशू बनाए रखने के लिए ताकि सामने लोकसभा है तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? अगर इस तरह के जुल्म हो रहे हैं तो विपक्ष का काम होता है इस तरह की बातों का मुद्दा बनाना, इस तरह की बातों को जनता के सामने लेकर आना। मुझे लगता है ये विपक्ष का काम है। लेकिन एहतेशाम जी एक अहम सवाल, मेरा सवाल ले लीजिए, पहले मेरा सवाल ले लीजिए। संकेत जी थोड़ा सा मेरे पास समय कम है कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, शर्म आती है ऐसे लोगों का जो ममता बनर्जी को ऐसे टाइम पे भी सपोर्ट करते हैं। आपके औरत की अस्मिता हमारे लिए सर्वोपरि है। कोई चुनाव हमारे लिए जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? औरत की अस्मिता के लिए हम हमेशा खड़े हैं। एहतेशाम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कहीं भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो है उनको भगाने में सक्षम है और उनका मतलब गैर हाजिरी समझ लिए एक बहुत एहतेशाम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी एहतेशाम जी लगता है कि आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। एहतेशाम जी, कम से कम मेरी आवाज तो सुन लीजिए। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप वहां पर महिलाओं की आवाज नहीं सुन रहे हैं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा नहीं सुन रहे हैं। अगर आप डिबेट में एक एंकर की आवाज नहीं सुनेंगे फिर ये तो पुख्ता हो जाएगा ना कि आप वहां पर महिलाओं की आवाज कैसे सुनेंगे जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। एहतेशाम जी, मेरा एक अहम सवाल, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, शाहजहां थे वो, लेकिन वो रियल में अपने आप को शाहजहां समझ रहे थे, सिर्फ नाम था उनका शाहजहां और उसमें कहीं ना कहीं टीएमसी का संरक्षण था। ये सब जो है हमारी इतनी योजनाएं हैं तो आप लोगों को ये अभी योजनाएं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अत्याचार की बात हो रही है, आप योजनाएं की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनका नाम सिर्फ था शाहजहां, लेकिन वो अपने आप को रियल के शाहजहां समझ रहे थे। टीएमसी का संरक्षण था, गिरफ्तारी नहीं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि आपने उनको भगाया होगा। चरित्र हनन करने वाले हम यहाँ योजनाएं बताएंगे। बंगाल के वोटर है,
सेकुलर बंगाल के वोटर 42 में से 42 सीट हम लोग ममता बनर्जी को तोहफा में देंगे 2024 में। पहले यहाँ पर महिलाओं के साथ न्याय तो कर लीजिए। यहाँ पर आप सीटों की गिनती बता रहे हैं। यहाँ पर एहतेशाम जी आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप यहाँ पर योजनाएं गिना रहे हैं, आप यहाँ पर सीटों की गिनती गिना रहे हैं। आप कैसे काम चलेगा? मुझे बताइए, बंगाल में फिर महिला की बात कैसे सुनते होंगे आप? ठीक है, मुझे लग रहा है आप हमारी बात नहीं सुन रहे। समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। ठीक है, समय नहीं है। अरविंद जी देखिए, यहाँ पर जिस तरह से राजनीति चल रही है, क्या देखिए जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि इसमें राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का तो काम है ना इस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाना। कुछ गलत हो रहा है तो विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा ना। और जिस तरह से टीएमसी के नेता योजनाएं गिना रहे हैं, यहाँ पर सीटें गिना रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहां की महिलाओं की बात सुन पाते होंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब मैं आपसे सवाल कर रहा था आपने जवाब नहीं दिया, मेरे पास समय कम है। अरविंद खोकर जी, राज्यों में इस तरह का नहीं है। 70 से 75 अरविंद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। मयंक शर्मा जी देखिए, जिस तरह से यहां पर योजनाएं की बात की जा रही है, यहां पर की जा रही सीटों की बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार वहां पर महिलाओं की बातें सुन पाती हो? कि महिलाएं अपनी यहां पर पीड़ा लेके जाती होंगी, देखिए हमारे साथ इस तरह से दुष्कर्म हो रहा है, और वहां पर योजनाएं गिना दी जाती होंगी, वहां पर यह गिना दिया जाता होगा कि हमें इतनी सीटें जीतनी है, तो कैसे महिलाओं की आवाज सुनते होंगे वहां पर सरकार? मयंक जी, एक भी सीट नहीं है, वो क्या बात करेंगे हम लोगों से? मयंक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मयंक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चल रही टीवी की में। जी बिल्कुल। मैं काफी देर से सोच रहा था, ये बोल रहे 42 की 42 सीटें, आज भी वो इतने ढंग से बोल पा रहे हैं। मुझे शर्म आती है, कितनी घटिया सोच आज टीएमसी के प्रवक्ता हमारे बीच में लेके बैठे। शर्म आती है, लोगों की जमीन हड़पना को आज शर्म आती है। समय कम है। मयंक जी कंटिन्यू। की जमीन को हड़पना और लेबरों से काम कराने के बाद उनको पैसा ना देना और उनको मारना, महिलाओं को देर रात तक रखना और रात को महिलाओं को उठाकर ले जाना, सुबह छोड़ना, ये आपकी पार्टी के ही लोग करते हैं। और उस पर हम सवाल उठाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आपकी तो 1 सीट नहीं है, 2 सीट नहीं है। अरे हमें सीट लेकिन नहीं कांग्रेस की तरफ से अब क्लियर है कि कांग्रेस इस मुद्दे के बाद गठबंधन करने की बात नहीं करेगी टीएमसी से। मयंक जी कांग्रेस इस मुद्दे के बाद गठबंधन करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। बंगाल की जनता आपको नकार दिया है, बंगाल की जनता आपको पसंद नहीं करती है। आपके मयंक जी मेरा अहम सवाल, इस मुद्दे के बाद कांग्रेस गठबंधन करने की कोशिश नहीं करेगी टीएमसी से? वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो क्या है, एक मत तो हमारी रियासत। चलिए ठीक है, समय कम है। ये समझ लिए गर्व की बात है। बलराज मलिक जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर कोर्ट की तरफ से यहाँ पर खुद ही संज्ञान लिया गया मामला और सख्त टिप्पणी की गई है, अब इसमें मामले में कोर्ट और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है? शांत हो जाइए सब लोग, शांत हो जाइए, मेरे पास समय कम है। बलराज जी, अब इस मामले में कोर्ट और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है? प्रशासन पर शांत हो जाइए, समय कम है। सकते हैं प्रदेश में कितनी भयावह स्थिति है। ठीक है, आपकी बात हो गई। ठीक है बलराज जी, से सरकार चल रही है, कोर्ट इस मामले में और क्या कुछ सख्त टिप्पणी कर सकता है? जो है इन लोगों को कुछ इश्यूज चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है 2021 बलराज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या किया था कि यहाँ डेली पैसेंजर के हिसाब से प्रधानमंत्री 17 बार यहाँ संबोधित किए। ठीक है एहतेशाम की आपकी बात हो गई। जब मैं आपसे सवाल करता हूँ आप सवाल सुनते नहीं आप, तो वहां पर महिलाओं की आवाज आप क्या सुनते होंगे? आप सवाल तो ये भी उठता है ना, और जब मैं किसी सवाल कर रहा हूँ फिर आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है बलराज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जो है सही से हम लोग इसको, बलराज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसको हम लोग हल करें। नरेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नरेश जी देखिए एक लाइन बड़ी फेमस है, कहते हैं अगर पुलिस पुलिस इतनी मजबूत होती है कि अगर वो अपने में आ जाए ना, तो कोई भी एक चोर छोटे से बच्चे का खिलौना भी वहां पर छीन नहीं सकता। इतनी बड़ी घटना हो जा रही, तो कहीं ना कहीं पुलिस यहां पर सरकार के दबाव में थी, या फिर एक पुलिस का एक रवैया बनते जा रहा है कि वो सरकार के साथ ही चलती है, वो अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भटक जाती है। नरेश जी आ रही है आपको मेरी आवाज? नरेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चल लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रहा। आरपी श्रीवास्तव सर देखिए, यहां पर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल तो खड़े उठते हैं, लेकिन अब पूरी जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या इसका लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? किस तरह का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए साहब, ऐसी घटनाओं का तो असर जरूर पड़ता है और विपक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर होगा भी। नरेश जी आता हूं मैं आपके पास, उस वक्त मैं कांग्रेस, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं आता हूं आपके पास।
ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होगी कि सारे दल उनका विरोध कर रहे हैं। वो भले कहते हो कि कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है या सीपीएम के पास नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सारे लोगों ने इसके जो है वहाँ की घटना के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसका जरूर असर पड़ना चाहिए। अब कितना पड़ता है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी सारी घटनाएं हुई थी, बहुत सारे राजनीतिक हत्याएं हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ द्वारा बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, फिर भी विधानसभा में चुनाव का मैंडेट कुछ और आया। पंचायतों के चुनाव में हमने देखा कि लोगों को पर्चे नहीं भरने दिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये कल्चर पहले भी थी, जब सीपीएम की सरकार थी, आपने देखा होगा, तब यही दल चाहे कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये प्रताड़ित हो जाते थे उन कार्यकर्ताओं को। ये जो शाहजहां है पहले सीपीएम का कार्यकर्ता था, बाद में आया यहाँ पर, और जिस तरह का उसने अपना साम्राज्य फैलाया और तमाम चीज़ें जो निकल के सामने आई, तो ये उसकी परिणति है कि वहाँ पर जो है शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया, ज़मीनों पर कब्जा किया उसने, तमाम चीज़ें जो है उसका एक साम्राज्य बन गया। और आज ये स्थिति है कि अब उसको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जरूर इसका असर जो है चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर पड़ने की संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ही महीने बाद अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने वाले, कहीं ना कहीं इसको विपक्षी पार्टी जरूर मुद्दा बनाएगी, बीजेपी तो खासकर इसको मुद्दा बनाएगी। ठीक है, नरेश शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी फरम, मैं ये नरेश जी अपनी बात रखिए। इस पूरे डिस्कशन से हमने अंदाजा लगा दिया कि वहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल बिगड़ चुका है। सवाल ये कि अगर वहाँ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, यौन हिंसा हुई है, उसको ना तो सांप्रदायिक रूप देना चाहिए, ना ही उसे। ठीक है, एक मैं स्पेसिफिक सवाल पूछूं, आप भी पूर्व डीएसपी रह चुके हैं, वहां पर डीएसपी के पास कितने पावर होते, वो क्या कुछ कर सकता था इस पूरे मामले में अगर वो चाहता तो? डीएसपी के पास बहुत काफी पावर होते हैं। पूरी सीआरपीसी को वो एक्सरसाइज कर सकते थे, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको एक्सरसाइज कर सकते थे। इंडियन पिनल कोड में जब उन्होंने प्रकरण को पंजीकरण किया है तो उसमें रेप का मामला है, एक तो असॉल्ट किया उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के कार्यों में, व्यवधान उत्पन्न किया ईडी के कार्य में, तो बहुत सारे ऐसे धाराएं। केवल डीएसपी तो बहुत बड़ी रैंक हो गई, सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, उसको तमाम पावर प्राप्त है, वो गिरफ्तार कर सकता था इनको। 2 एक्यूज उसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन शेख शाहजहां का फरार हो जाना बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि मेन एक्यूज वही था, उसी के साथ घटना हुई 5 जनवरी को। ये प्रश्न भी एक अपने आप में विचित्र है कि क्या जो टेरर फंडिंग, ये आपकी जो ईडी है, ईडी को क्या राशन की दुकान पे तभी करना चाहिए थी, या क्या कारण था उसका, वो स्पष्ट होना चाहिए। वहाँ का इकोसिस्टम टोटली कोलैप्स हो चुका है। राजभवन में देखिए आपने पीस होम बना दिया, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि कितनी क्या घटना हो गई है कि राजभवन में पीस होम बना दिया, और जो जितने लोग आना चाहते हैं आके वो रहे वहां पे। संदेश खली के लोग आए जाके राजभवन में आकर रहे। अपने आपके कांग्रेस के राधीर रंजन जी वहां जाना चाह रहे हैं, शिवेंदु जाना चले। ठीक है, मेरे पास समय कम है, एक अंतिम कमेंट ले लेता हूँ। संकेत जी, आप बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कहां तक जाने वाले, बीजेपी क्या रणनीति इस मुद्दे पर संक्षेप में कुछ सेकंड में बताइएगा। जी, जिस तरीके से ममता सरकार ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है और जिस तरह खौफनाक घटनाएं वहां महिलाओं के साथ हो रही है, वो दिन दूर नहीं है कि ममता सरकार अब शिफा पर वहां पर आने वाली है। और टीएमसी सरकार ने जिस तरह का आतंक और अत्याचार देखा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बंगाल को बचाएं, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जितना भी सपोर्ट अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का किया जाएगा हम लोग करेंगे। हम लीगली भी इसे फाइट करेंगे, न्यायालय के दरवाजे भी जाएंगे, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भले ही हमें बंगाल की बेटी की इज्जत बचाने के लिए कहीं तक मुझे लगता है कि देश में हर कोई चाहेगा कि कहीं पर अन्याय हुआ है तो उसको न्याय जरूर मिलना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। संकेत गुप्ता जी, अतिशाम उल हक जी, मयंक शर्मा जी, अरविंद खोकर जी, नरेश शर्मा जी, बलराज मलिक जी, आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से संदेश खाली को लेकर वहां पर लगातार बहुत समय से, लंबे समय से घटनाएं हो रही थी, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो उसकी जिम्मेदारी थी निभा नहीं पाया। हो सकता है यहाँ पर सरकार का दबाव होगा, सरकार का दबाव होगा ही, क्योंकि जिस तरह से वहां पर शाहजहां थे, शेख शाहजहां, जो कि टीएमसी के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, और इसी तरह से महिलाओं ने वहां पर आरोप लगाया कि उनके साथ दुष्कर्म होता था, अगर आवाज उठाते थे जमीन कब्जाने की कोशिश की जाती थी और जमीन कब्जाया था। इस तरह के गंभीर आरोप थे। और जब अब इस मामले में जिस तरह से शेख शाहजहां वहां से फरार हुआ, उसके बाद महिलाएं सामने आई हैं, और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहां पर टीएमसी में जो ममता सरकार है, यहां पर वो बैकफुट में नजर आ रही है। तो देखना होगा ये मामला किस तरह से आगे जाता है और इसका असर क्या कुछ लोकसभा चुनाव में होता है। लेकिन हर कोई चाहेगा जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय जरूर मिले। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।